इस वीडियो में हम लोग एक असामान्य बीमारी डिस्क्वायर्ड लूपस एरिथमेटोसस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में DLE बोलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों में से कई लोगों ने SLE सिस्टमिक लूपस एरिथमेटोसस का नाम सुना होगा। कई बार टीवी में भी इसके बारे में जिक्र हुआ है। विशेष करके एक एक्ट्रेस बोलना नहीं, एक सिंगर है जिसका नाम है सेलेना गोमेज। तो उसका नाम काफ़ी लोगों ने सुना होगा। तो उसको ये प्रॉब्लम है, तो इस वजह से कई बार इसका टीवी पे या फिर यूट्यूब पे इसका जिक्र आया है। तो उसी बीमारी से रिलेटेड ये बीमारी है डिस्क्वायर्ड लूपस एरिथमेटोसस। तो जो डिस्क्वायर्ड लूपस DLE ये जो बीमारी है, ये अधिकांश केसेस में औरतों में देखने को मिलती है, फीमेल्स में। और फीमेल्स में विशेष करके जो 30 साल या उसके बाद वाला एज, मतलब कि 30, 40, 50 के बीच का जो उम्र है, उसमें ये परेशानी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। हालांकि उसके पहले भी देखने को मिल सकती है, बाद में भी देखने को मिल सकती है, और ये परेशानी पुरुषों में भी देखने को मिल जाती है। तो इस परेशानी में जो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है वो होता है जो फेस का, सिर का और गर्दन का और कान जो है, ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है। तो इसको बोला जाता है लिमिटेड फॉर्म। और इसी का एक दूसरा फॉर्म होता है डिसेमिनेटेड DLE। तो उसमें व्यक्ति के शरीर में दूसरे जगह पर भी निशान आ जाते हैं। तो इसमें जो निशान आते हैं वो सफ़ेद रंग के निशान होते हैं या फिर लाल पैचेज आ सकते हैं, हल्के लाल या ज़्यादा तेज़ लाल भी पैचेज आ सकते हैं। तो वो जब ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होता है तो रेडनेस ज़्यादा होती है। और इन पैचेज में अधिकांश मरीजों को कुछ खास परेशानी नहीं होती है, खुजली जलन नहीं होता है। तो ये वाइट या रेड कलर के गोल गोल या इरेगुलर शेप के पैचेज डेवलप हो जाते हैं। और ये पैचेज की खासियत ये होती है कि इनका जो सेंटर वाला पार्ट है, बीच वाला हिस्सा जो है, वो स्क्लेरोज्ड मिल सकता है या दबा हुआ मिल सकता है, एट्रोफिक मिल सकता है। और इनमें हल्के हल्के स्केल्स दिख सकते हैं, फॉलिकुलर प्लग्स दिख सकते हैं, मतलब बालों के जो रोए हैं उनका मुंह बंद दिख सकता है। और इसकी एक खासियत होती है जो कि विटिलाइगो से डिफ्रेंशिएट, जो चरक वाली बीमारी है, उससे अलग करने में मदद करती है कि इसका जो किनारी होता है वो किनारी हल्का सा काला होता है, ब्लैक कलर का होता है, बहुत पतली सी काली धारी के तौर पे दिखने को मिलती है। तो ये डिफ्रेंशिएटिंग फीचर होता है। प्लस इसका जो सरफेस है वो खुरदुरा है, उबड़ खाबड़ जैसे बोल सकते हैं। एट्रोफी, उसके लिए स्पेसिफिक टर्म यूज़ किया जाता है, एट्रोफी। और दूसरी बात ये है कि यदि ये सिर में हो गई तो वहाँ के बाल को भी खा जाती है। मतलब विटिलाइगो जो है वो बालों को डैमेज नहीं करता है। जैसे बाल सर में हुआ तो वहाँ की चमड़ी बस सफ़ेद हो गई, बाल भी सफ़ेद हो सकते हैं, लेकिन ये बाल को ही ख़त्म कर देता है। मतलब ये सिकाट्रिशियल एलोपेशिया में एक टाइप होता है DLE। तो ये जो पैचेज हैं, ये पैचेज कई बार शरीर में दूसरे जगह भी हो सकते हैं। अभी हमने इसकी बात की कि सिस्टमिक लूपस मतलब SLE, जो सेलेना गोमेज को जो प्रॉब्लम है, तो उससे इसका एसोसिएशन है। कैसे एसोसिएशन है कि SLE के मरीजों में यदि पूरा लाइफ टाइम का जब उनका एनालिसिस किया गया तो 20% मरीज, मतलब 100 में से 20 मरीज कभी न कभी DLE वाले निशान डेवलप करते ही करते हैं। और SLE तो आपको पता ही है कि कितनी खराब बीमारी में से गिनती होती है। वो शरीर के सारे अंग को खराब कर सकती है, किडनी, लीवर, हृदय, मस्तिष्क, साइकेट्री वाली प्रॉब्लम कर सकती है, हार्ट को डैमेज कर सकती है। तो SLE तो बहुत खराब प्रॉब्लम है। तो SLE के मरीज 20% के, मतलब 20% मरीज DLE पैदा कर सकते हैं। इसी तरह से उल्टा है कि जैसे जो DLE के मरीज हैं, तो जो लिमिटेड फॉर्म हमने बात किया जो कि चेहरे गर्दन पे हैं, तो उसमें 100 मरीज के यदि इसको पकड़ा जाए तो उसके लगभग 1 से 5% मरीज, मतलब 1 से लेके 5 मरीज कभी न कभी चल के SLE डेवलप करते हैं, जो कि पूरे शरीर का अंदर के अंग का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। लेकिन यदि डिसेमिनेटेड वाला है, मतलब दूसरे जगह भी DLE के निशान फैल गए हैं, तब 20 से 28%, मतलब 100 DLE के मरीज हैं तो उसमें से 20 से 28 मरीज आगे चल के जो खतरनाक रूप है SLE, उसको पकड़ लेते हैं, मतलब वो पैदा हो जाती है। तो इस तरह से बीमारी एक मायने में कॉस्मेटिकली काफ़ी डिसफिगरिंग बीमारी होती है। मतलब जहाँ पे बाल पे, वहाँ का बाल गायब, वहाँ की स्किन खुरदुरी हो गई, वहाँ की स्किन में काला सफ़ेद हो गया, तो ऐसे ही ये नुकसान पहुँचाती है। तो ये प्रॉब्लम होने के पीछे का कारण क्या है, मतलब क्या कारण है कि ये परेशानी होती है। तो इसके प्रॉब्लम होने के पीछे का कारण ठीक से नहीं पता है। कुछ महत्वपूर्ण एविडेंस मिले हैं, जैसे कि एक तो ये ऑटो इम्यून बीमारी है, मतलब अपनी ही इम्यून कोशिकाएं जो हैं अपने ही सेल्स को मारती हैं। और ये जो इम्यून कोशिकाएं हैं, ऐसा देखा गया है कि रोशनी के रिस्पॉन्स में और सक्रिय हो जाती हैं। मतलब कि एक ये फोटो सेंसिटिव ग्रुप का डिसऑर्डर है, मतलब कि ये बीमारी रोशनी पड़ने पे खराब होने का चांस है।
तो इसीलिए इस बीमारी के इलाज में रोशनी से बचना बहुत ज़रूरी होता है। सनस्क्रीन उपयोग करना, धूप में नहीं निकलना, छाता टोपी ये सब इस्तेमाल करना, ये सब बड़ा ज़रूरी हो जाता है। दूसरा ये पाया गया है कि स्मोकिंग जो है इस बीमारी को बढ़ा देती है और तेज कर देती है। तो स्मोकिंग जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर के तौर पर देखा गया है। लेकिन अब ये नहीं सोचना है कि आप सिगरेट नहीं पी रहे हैं तो आप बचे हुए हैं। कई सारे मरीज ये गाथा लेके चले जाते हैं कि हम तो सिगरेट देखे भी नहीं ज़िंदगी में कभी, फिर मुझे कैसे हो गया। हम तो धूप में कभी निकले भी नहीं, फिर मुझे कैसे हो गया। तो ऐसा नहीं है कि आप धूप में नहीं जा रहे हैं, सिगरेट नहीं पी रहे हैं तो आपको बीमारी नहीं हो सकती। आपको भी हो सकती है, लेकिन आप में चांसेस कम हैं, थोड़े चांसेस हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है कि इसकी डायग्नोसिस कैसे हो और इस बीमारी में जांच क्या क्या कराने होंगे। तो इसकी जो डायग्नोसिस होती है वो डॉक्टर के लिए तो इजी होती है। मैक्सिमम केसेस में डॉक्टर देख के ही पहचान लेता है, लेकिन कुछ केसेस में जांच की ज़रूरत पड़ती है। तो एक तो बीमारी को पता करने के लिए बायोप्सी नाम की टेस्ट की जाती है, जिसमें स्किन का छोटा सा पीस काट करके माइक्रोस्कोप में देख लिया जाता है। उसी का मॉडिफाइड फॉर्म है DIF, डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट। एक नए तरीके का, बिल्कुल नए तरीके का टेस्ट है जो कि माइक्रोस्कोप आधारित टेस्ट है। उसके द्वारा भी डॉक्टर इसको देख लेता है और पता कर लेता है। बाकी इस बीमारी में डॉक्टर कुछ खून के जांच और दूसरे जांच भी करवाएगा, जैसे CBC, ANA, लीवर फंक्शन देखने के लिए, किडनी का फंक्शन देखने के लिए ये सब टेस्ट भी करवाता है। तो ऐसा टेस्ट डॉक्टर क्यों करवाता है? यूरिन का टेस्ट करा सकता है, किडनी का फंक्शनिंग देख सकता है, 24 आवर यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन करवा सकता है, मतलब कि तमाम टेस्ट ऑर्डर कर सकता है। तो कई बार मरीज ये सोचते हैं कि छोटा सा सफ़ेद पैच था 3, 4, 5 और इतनी पूरी डॉक्टर ने टेस्ट की लिस्ट रख दी। तो वो टेस्ट का कारण यही है कि DLE कभी कभी सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसस SLE के साथ जुड़ा होता है। जो हमने बात की कि SLE जो खराब वाली पूरे शरीर के स्तर पे जो होने वाली बीमारी है वो पैदा कर सकता है। तो उसी को देखने के लिए कहीं वो पैदा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि वो यदि पैदा होगा तो फिर दवाई जो होगी और तेज करनी पड़ती है डॉक्टर को। तो उस चीज़ के लिए टेस्ट की पूरी लिस्ट होती है। तो टेस्ट से कुछ नकारात्मक भाव नहीं रखना है। नेक्स्ट पार्ट आता है इसके ट्रीटमेंट का। तो इसमें ध्यान ये देना है कि यदि शुरुआती स्टेज में सही से ट्रीटमेंट हो तो DLE के पैचेस पूरी तरह हील कर सकते हैं। लेकिन यदि लेट स्टेज में हो, एट्रोफिक हो, तो बीमारी को तो रोकी जा सकती है, लेकिन जो बीमारी हो गई है उसे रिवर्ट बैक नहीं की जा सकती। मतलब जो सफ़ेद चकत्ता पैदा हो गया है तो उसको दवाइयों के द्वारा वापस नॉर्मल चमड़ी में नहीं बदला जा सकता है। तो इसीलिए इस बीमारी में जल्दी इलाज की आवश्यकता है। दूसरी चीज़, चूँकि ये फोटो सेंसिटिव ग्रुप का डिसऑर्डर है तो धूप से बचना बहुत ज़रूरी है। तो धूप से बचने के लिए आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन यूज़ करना पड़ेगा, धूप से बचाव करना पड़ेगा, टोपी, हैट, स्कार्फ, हेलमेट, ये सब तमाम चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। जितने संभव प्रयास हैं वो करने होंगे। स्मोकिंग आप करते हैं तो आपको बंद करना होगा। नेक्स्ट जो दवाइयों में आती हैं तो उसमें दवाइयों में भी लगाने वाली दवाइयाँ आती हैं और खाने वाली। तो लगाने वाली दवाइयों में जो टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवाइयाँ हैं वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। और ध्यान देने वाली बात है कि जो सबसे मजबूत स्टेरॉइड क्रीम है क्लोबिटासोल या हेलोबिटासोल, वो दवाई इसके इलाज में डॉक्टर इस्तेमाल करता है। ज़रूरत पड़ने पर स्टेरॉइड के इंजेक्शंस भी दे सकता है डॉक्टर, मतलब डायरेक्ट उस निशान में इंजेक्शन के द्वारा दवाई डाल दी गई। विशेष करके DLE का एक जो वैरायटी होता है हाइपरट्रॉफिक DLE, उसमें डायरेक्ट निशान के अंदर इंजेक्शन लगा दिया जाता है, तो उससे बीमारी जल्दी ठीक होती है। इसी तरह से कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर, पैमिक्रोलिमस और टैक्रोलिमस नाम की दवाई भी इसके इलाज में दी जाती है, लेकिन ये दवाइयाँ इसके इलाज में कमज़ोर दवाई के तौर पर देखी जाती है। जिन मरीजों में बीमारी तेज़ है या तेज़ी से बढ़ रही है तो उन मरीजों में खाने वाली गोली का इस्तेमाल किया जाता है, डॉक्टर इस्तेमाल करता है। तो उसमें तमाम तरह के इम्यूनोसप्रेसेंट ग्रुप की दवाइयाँ या फिर इम्यूनोमॉड्यूलेटर ग्रुप की दवाइयाँ दी जाती हैं। तो सबसे पहला जो दवाई इस्तेमाल होता है वो होता है ओरल स्टेरॉइड ग्रुप की दवाइयाँ, जैसे कि बेटामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, या फिर दूसरे तरह के इम्यूनोसप्रेसेंट्स भी डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे मेथोट्रिक्सेट, एजाथायोप्रिन, साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोफॉस्फेमाइड। तो इस तरह की दवाइयाँ भी इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये महत्वपूर्ण दवाइयाँ हुई। इसी तरह से एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवाइयाँ जो कि ऑलमोस्ट सभी डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं वो होती है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दवाई जो कि कभी कभी मलेरिया में भी इस्तेमाल की जाती है तो इस बीमारी में कैसे डॉक्टर ने दे दी, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन काफ़ी अच्छी दवाई है और इस बीमारी में काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं जिसकी वजह से डॉक्टर
आँख की कुछ जांच करवा सकता है। रेटिनल टॉक्सिटी मतलब आँख के जो पर्दा है कभी कभी कुछ मरीजों में उस पर डैमेज पहुंच जाता है इस दवाई से, तो इस वजह से डॉक्टर आँख का टेस्ट करवा सकता है। साथ ही इस दवाई को देने से पहले दिल का एक्सरे, जिसको सिंपल भाषा में कहा जाए मेडिकल टर्म में तो ईसीजी, मतलब कि दिल का जो आप देखते होंगे मूवीज़ में ऐसे ऐसे जो रेज बनती हैं, तो दिल स्वस्थ है कि नहीं उसको भी देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि जिनके दिल में परेशानी होती है उनमें डॉक्टर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देने से कतराते हैं। एरिथमिया नाम की एक प्रॉब्लम होती है उस वजह से। इसी तरह से थैलिडोमाइड नाम की एक दवाई है, वो भी कुछ डॉक्टर इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। IVIG नाम की एक दवाई है, वो बहुत महंगी दवाई है, बहुत रेयर केसेस में डॉक्टर उसे भी इस्तेमाल करता है। तो और इसमें दवाई काफ़ी लंबे समय तक चलती है, मरीज़ को बहुत लंबे समय तक चलती है, और यदि आप दवाई नहीं करेंगे तो आपको डिसफिगर कर देगी, बाल आपके गायब कर सकती है, सफ़ेद चकत्ते पड़ जाएंगे तो वो जल्दी जाएंगे नहीं, तो फिर उसके लिए फिर आपको प्लास्टिक सर्जरी या फिर कॉस्मेटिक सर्जरी, इन सब चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। तो इसीलिए इस बीमारी में लेट नहीं करना है, जल्दी से जल्दी इसका इलाज करवाना है। दूसरी चीज़ इसलिए भी जल्दी करना है क्योंकि SLE जो बीमारी है, SLE जो हमने बात किया, जो कि पूरे शरीर के लेवल पे लूपस होती है, वो बीमारी से भी आपको बचना है। तो इसलिए भी आपको जल्द से जल्द इस बीमारी का जांच, इलाज सब कुछ करना है। तो सही ढंग से किया जाए तो इस बीमारी को आसानी से मैनेज किया जा सकता है। इसके लिए अभी काफ़ी सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। थैंक यू।